तुम सिर्फ मुझे 1% सपोर्ट करोगे, मेरे हित में 1% सोचते होंगे, हम तुम्हारे हित में 99% सोचेंगे सर। तुम अगर हमारे बारे में गलत सोचोगे तो हम तुम्हारे को कब्र तक पहुंचा के रहेंगे सर। भारत में घुस रहे हैं, सीमा से ही घुसते हैं और तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये भी तो क्लियर हो सकता है कि मतलब आप इतने लोग आ जा रहे हैं, मतलब घुसे ही पड़े हैं, वो किसी का वोट बैंक बन रहे हैं। सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर देना यार। अगर बॉर्डर से कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, सीधे शूट। 2 करोड़ है इधर पड़े हुए। वही चीज कह रही है। तो मतलब ये हम पेपर में देख रहे हैं ना, ये और भी हो सकते हैं। बिल्कुल और भी हो सकते हैं। और अभी कुछ महीने पहले तक देखिए छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था बांग्लादेश में, मतलब वो उनकी सरकार का मतलब विरोध वो कर रहे थे, वो हट गई। अब वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो है, इसके पीछे कोई और है। उन स्टूडेंट्स के पीछे एक्चुअल में था कौन? स्टूडेंट्स तो एक चेहरा है ना सर। स्टूडेंट्स एक चेहरा था प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराना। आज उनके स्टूडेंट्स की क्या मांग है कि हम लोकतंत्र कर रहे हैं। एक मांग है, उनसे ये पूछो कि क्या है लोकतंत्र। देखो मैं शेख हसीना को फेवर नहीं कर रहा हूं सर, हमारे को कोई मतलब नहीं है यार। तुम्हारी लीडर है, तुम्हें उससे मतलब, लेकिन तुम ये मत बोलो कि हिंदुस्तान को कि हमारे लोकतंत्र में दखल ना दे, हमारे लोकतंत्र को खत्म मत करो। अबे तुम्हारा तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है यार। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारी परमिशन के बिना उसको हटा देते। लेकिन शायद कुछ मजबूत ताकत होंगी ना, चाइना होगा, अमेरिका होगा। सर हम बहुत पावरफुल है सर। हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल है कि एक आदमी सब्जी बेच रहा है ना सर, उसके सब्जी में यूपीआई लगा हुआ है सर, और स्कैन करता है और पैसा कहाँ जाता है? सीधे बैंक अकाउंट में। ये आज का भारत है सर। एक वीडियो आया है चाइना में कि वो पाम से पेमेंट कर रहे हैं। क्या चीज सर? इससे हाथ से पेमेंट हो जा रहा है उनका। एक वीडियो चल रहा है बड़ा इस समय ट्विटर पे, आप देखिएगा। मैसेज आया कुछ दिन पहले कि यार भाई तुम नेपाल मत आना करके। बोला कि यार तुम नेपाल आओगे विदिन तुम्हारे को 15 मिनट में उठा लेंगे। एक अग्निवीर योजना है मतलब भारत सरकार की। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सेना को मतलब कमजोर करने वाली चीज है या फिर? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ जी, जो अग्निवीर है जी, कि मतलब क्यों कमजोर? एक रीजन मुझे बताओ। बिग बॉस में मुझे लगता है आपको जाना चाहिए था। सर मैं यही चीज़ हुआ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा जब मैं वहाँ गया बिग बॉस में जी। भी। तो उन मतलब एक ही क्वेश्चन कि क्यों नहीं। तो क्या लकी बिस्ट अभी भी उड़ती चिड़िया को मार सकता अरे है? नहीं सर, तो मतलब डॉक्यूमेंट्स में मेरा रियल नेम और मेरी कास्ट होगी। शायद जब मैंने फोर्स ज्वाइन करी तो वहाँ से वो पेपर्स भी गायब हो गए। कुछ एक चंद लोग हैं जिनको मेरा रियल नेम और रियल कास्ट पता होगी, जिसने चाइना के साथ दोस्ती करी है। जी, अब देख लेना सर, श्रीलंका ने भी करी थी ना बगल में, पाकिस्तान ने भी करी थी सर। 200 रुपये केजी आटा खरीदा है सर। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हमारे साथ भारत तक के स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो बतौर रॉ एजेंट काम कर चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं। अब इनके किस्से बहुत लोगों को पसंद आते हैं। ये एजेंट लीमा के नाम से ट्रेंड भी करते हैं। फिलहाल उनकी जीवनी के ऊपर ये बुक आई है। कुछ ही किस्से इस बुक में हुसैन जैदी साहब ने लिखा है, लेकिन साक्षात आज लकी बिस्ट जी हमारे सामने बैठे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत भारत तक पर। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने ये बुक आपकी पढ़ी है, ये शायद सेकंड पार्ट है। ये पार्ट सेकंड है सर, सीक्वल है। इसमें मैंने देखा कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है। सर क्रिकेट पसंद था, एक्चुअली क्या है, एक ऑपरेशन के लिए क्रिकेट जी, खेलना भी पड़ा जी, क्योंकि एक्चुअली जिसके साथ जाना था, शायद आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा, जी। उसको क्रिकेट बहुत पसंद था सर। जी, जी। तो उसके साथ जाने के लिए मुझे थोड़ा क्रिकेट तो खेलना अभी पड़ा। क्रिकेट खेलने का वक्त मिलता है? नहीं, उसके बाद तो कभी, बस वो लास्ट टाइम ही था जब क्रिकेट खेला था। भारत में तो बड़ा लोग मतलब क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? नहीं, मुझे भी मतलब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो सर विराट कोहली चल रहा है। जी, लेकिन ये क्या किस्सा है कि अल्मोड़ा जेल में क्रिकेट खेला, वहां से नेपाल पहुंच गए और फिर ये काउंटरफीट, क्योंकि ये कैसा मुद्दा है, शायद मतलब बहुत लोगों के मन में से सवाल इसको लेकर नहीं एक्चुअली उठते क्या हैं। होता है सर, मैं आपको बताऊं। देखो सीक्रेट सर्विसेज में क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने एनिमी को पता, देखो एनिमी का पता लगाना पड़ता है, आपके एनिमी को क्या पसंद है। जी, ठीक है, एक कहावत है ना हमारे में, एक कहावत क्या है कि सपोज आप ही हो जी, और मुझे पता है यार आपको दारू पीना पसंद है, जी, और तो मैं आपके पास जब भी आऊंगा तो मैं आपका फेवर लेके आऊंगा जी, कि यार मुझे भी दारू पसंद है और पीनी चाहिए। तो सेम जिसके साथ मुझे रहना था उसको क्रिकेट का बहुत शौक था। जी। एक टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था वो, तो क्रिकेट का बहुत शौक था। तो देन मैंने कहा मैं भी क्रिकेट खेलूंगा साथ में। जी। तो बॉल वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। तो कुछ एक दोस्त लोग थे मेरे पहले से ही, जैसे जब मैं अल्मोड़ा जेल के अंदर था तो जो भी पहले, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट के लिए काम करता तो बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त रहे मेरे,
तो यार मैंने उनको बोला यार जेल के अंदर मुझे थोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल अवेलेबल करवा दो। तो वहाँ एक नॉर्मली तरीके से क्या होता है, जेल के अंदर जेल की तरफ से एक सुविधाएं होती हैं कि आप कोई गेम खेल सकते हो, चाहे वॉलीबॉल कुछ भी, मतलब जहाँ मतलब एक विचारधीन कैदी या कैदी लोग आपस में अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकें। तो बॉल के 2-3 डब्बे मैंने मंगा लिए। तो जब क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जेल से बॉल बाहर चली जा रही थी, बॉल आने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ठीक है, क्योंकि एक बॉल जेल के अंदर क्या है कि नॉर्मली तरीके से 30-40 रुपये की बॉल आती है, जब वो जेल के अंदर मंगाओ तो वो 400-500 रुपये की पड़ जाती है बॉल। तो बॉलों का बड़ा शॉर्टेज था क्योंकि सबको कमीशन देना पड़ेगा यार बॉल के लिए। तो देन वहाँ से हमने क्रिकेट की एक जर्नी स्टार्ट करी। काउंटर फीट वाली चीज थी, तो मैं उस पर आऊंगा। पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, आज बड़ा लोग विरोध करते हैं कि फ्लॉप हो गया। लकी बिस्ट कैसे देखते हैं उसे? अरे सर, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अगर इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में अगर टेररिज्म की कमर कहीं से तोड़ी है ना सर, ये नोटबंदी उसकी शुरुआत थी। माना कि थोड़ा सा दिक्कत है, लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, वो मैं मानता हूँ कि यार लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा, ठीक है, कुछ एक लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, किसी की शादी थी बच्ची की, तो लोग बोलते हैं यार हमारे को, लेकिन आप एक छोटा सा कि आपको एटीएम की लाइन में रहना पड़ा, आपकी बच्ची की शादी में आप उस तरह से शादी नहीं कर पाए जिस तरह से आपके ख्वाब थे, आप करना चाहते थे। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी थोड़ी सी इस वजह से जो आपने कष्ट झेले, हमने हिंदुस्तान के टेररिज्म की आधी कमर ही तोड़ दी सर। और कैसे मैं आपको बताऊं, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें क्या, क्योंकि बहुत सारा क्या था, आईएसआई की बहुत सारी करेंसी हमारे इंडिया के अंदर हमारी मेन करेंसी के साथ मिल चुकी थी, और आईएसआई की करेंसी में लगभग 42 फीचर्स थे जिनको पहचानना बहुत मुश्किल था। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी, और उसके साथ आईएसआई के करोड़ों हजारों करोड़ पैसे जो मिल चुके थे। अब गवर्नमेंट कैसे करे? देखो, उन पैसों को निकालना बहुत मुश्किल है भाई। जो भी पैसे हो सकता है आपके पास भी 10,000 रुपए हो, उस 10,000 में से आपको पता ही नहीं चलेगा 2,000 के नोट नकली हैं, जिनको आप कभी नहीं पहचान पाओगे। अब 42 फीचर्स, मैंने कहा ना 42 फीचर्स अवेलेबल हैं उसमें, तो आप पहचानना बहुत मुश्किल। तो इस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, ऐसा नहीं कि एक ही दिन डिसीजन हुआ। हमारी NSA चीफ, बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ बोला कि यार इन नोटों को निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि इनको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? कि नोटबंदी, अब ये सारी करेंसी ख़त्म नहीं यार, मेरी बात समझे, हज़ारों करोड़ की जो फंडिंग, जो टेररिज्म की फंडिंग इंडिया के अंदर अवेलेबल है जगह जगह पर, जिससे वो लोग आतंकवाद स्टार्ट करेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और नोटबंदी करी, तो जितनी भी जाली करेंसी थी वो सब क्या बन गया, कागज़ के टुकड़े बन गए जिनकी कोई वैल्यू नहीं रही सर। जब ये नोटबंदी का जब ये वक्त था, उस वक्त आप कहाँ थे? मतलब वो दौर था जब चल रही थी पूरी चीज़ें, या आपको थोड़ी सी बनक थी कि ऐसा सरकार कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि आपने तो इस तरह के ऑपरेशन नहीं, लेकिन देखो, सरकार कभी भी कोई भी फैसला लेती है तो बहुत सीक्रेट तरीके से होता है, चाहे एक सीक्रेट सर्विस, किसी को बहुत ही हाईली लेवल पर 2 या 4 लोग इसके बारे में जानते हैं, बाकी किसी को नीचे नहीं पता होता कि एक इतना बड़ा डिसीजन आने वाला है। नहीं, लेकिन जब आप तिहाड़ एक्चुअल में गए, जब आप फंस के, मतलब जो केस था आपका, उसके पहले भी आप कई बार जेल में जा चुके थे एक किसी मिशन को पूरा करने के लिए। देखो, तो उस जो वो वक्त था आपका, तो वहां पर आप अपने परिवार, क्योंकि अगर आप 6 महीने गायब हैं तो फिर परिवार से तो आदमी महीने में तो एक दिन तो बात करेगा ना। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपको बताओ, डिफेंस का आदमी भी क्या होता है, बहुत सारी, जैसे अगर आप देखो कि बहुत सारी ऐसी जगह पर है, आप सियाचिन चले जाओ, ग्लेशियर चले जाओ, या नॉर्थ ईस्ट या कई ऐसी जगह पर है जहाँ आज भी मोबाइल फोन वगैरह यूज़ नहीं हो रहे हैं। मतलब बहुत कम सिचुएशन है कि आपको आर्मी के थ्रू ही, टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू कॉल करना पड़ता है। जब भी एक आर्मी भी सर्व करता है तो उसको एक एनुअली लीव और कैजुअल लीव, यानी कि 2 महीने एनुअल और 1 मंथ कैजुअल लीव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 महीने भी एक सोल्जर या कोई भी एक आर्मी पर्सन अपने घर वालों से बात नहीं कर पाता। उसके कई रीजंस हैं। मैंने आपको बताया कि आप सपोज करो कि ऐसे हाई एल्टी में हो जहाँ पर कम्युनिकेशन ईजिली तरीके से नहीं हो रहा है, तो अपने घर वालों को भी बोल दिया यार कि फलाने जगह पर, एक फलाने पोस्ट पर डिप्लॉय हूँ अभी, जहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो और मैं एक्चुअली क्या है, मेरे घर वालों पहले से ही ग्रैंडफादर से लेकर फादर से लेकर सब लोग आर्मी में सर्व कर चुके हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता है। अगर कोई नई आर्मी फैमिली ना हो, मतलब जिसको आर्मी के रूल्स नहीं पता हो, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया कि मेरी तो कई पीढ़ियाँ इसी में है, तो उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब जैसे हम जो आपके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, शायद आप 18 साल के थे जब आपने एलओसी क्रॉस किया था, क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? नहीं, 18, 16.5, 18.5 के आसपास होगा। 18.5। आज के टाइम में हमारे न्यूज रूम में अगर 18 साल का बच्चा आएगा तो उससे शायद हम एक वीडियो भी ना अपलोड करवाएं, मतलब जो एक्चुअल है। मतलब इस उम्र में आप, मतलब आज के टाइम ही देख लीजिए आज का, कि नोएडा, दिल्ली जैसे शहर है, 17-18 साल के बच्चों को लोग शहर ना छोड़ने दें, वो किसी के साथ जा रहा, आपने देश पार कर लिया, तो वो थोड़ा सा, मतलब उस चीज के बारे में। सर क्या होता है, हर बारी क्या होता है, परिवर्तन, जी, दुनिया के अंदर परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है। ये धरती में हमेशा बदलाव आता है। हाँ। ये आ रहा है, आया था, आ रहा है और आएगा आने वाले टाइम में भी। अब मुझे आप 18.5 साल बोल रहे हैं सर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरे से आप मेरा आइडल पूछें तो मैं बोलूँगा यार 23 साल की उम्र में एक ऐसा इंसान जो वर्ल्ड की हिस्ट्री को क्रिएट करके जाता है, कि मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती में
मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई देगा। अगर शहीद भगत सिंह की बात मैं बोलूं कि 23 साल में एक इंसान को ये नहीं पता होता उसे करना क्या है। 23 साल की उम्र में वो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर गए और वो किस आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे। नहीं लेकिन मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। 2006-7 में जाते हैं तो मतलब मेरी भी उम्र उस समय कुछ 10-12 साल रही होगी, मैं आपसे 4-5 साल छोटा हूँ। लेकिन ये ऐसा भी वक्त नहीं था कि मतलब 16-17 साल की उम्र में जब मैं खुद था कि मैं क्रिकेट खेल रहा होगा कहीं, मैं भी मैदान में इधर उधर। तो ये आइडिया कैसे आया कि उससे पहले आप इजराइल गए थे, 16 साल की उम्र से आप एकदम अलग ही फिर अलग ट्रैक पे आ गए? तो बचपन में मतलब किस तरीके का दिमाग चलता था? एक्चुअली क्या है भाई, अभी शायद आई थिंक मुझे इस टाइम जो टाइम लग रहा है एक्चुअल इस टाइम शायद 17 से 21 लेते हैं आर्मी, मुझे एक्चुअल नहीं पता है, मुझे दिमाग से बहुत टाइम से मैं टच हूँ, शायद 17 से 21। आज भी एक 17 साल का लड़का आर्मी ज्वाइन करता है क्योंकि जब तक उसकी कसम पूरी होती है 9-10 महीने की वो ट्रेनिंग करता है तो उसकी एज 18 साल हो जाती है, जो हमारे संविधान में है कि एक 18 साल का आदमी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग तो 17 साल से स्टार्ट कर देता है ना सर। आज भी अगर आप देखो आर्मी के अंदर एक 17 साल का लड़का आर्मी ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, तो सेम हमने 6 महीने और कम ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया उस टाइम। शायद उस टाइम 16 से 19 साल का ग्रुप हुआ करता था, अभी डैन उसको 17 कर दिया एक साल, आने वाले टाइम में शायद 18 कर देंगे, उसके बाद 19 कर देंगे। अब ये आपने इसकी बात करी है 16 साल 17 साल, एक अग्निवीर योजना है, हाँ। मतलब भारत सरकार की, इसका भी विरोध होता है। मतलब ये तो ऐसा है कि वो कुछ भी लाएंगे तो जो अगेंस्ट में बैठे हैं वो उसको खराबी बताएंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सेना को मतलब कमजोर करने वाली चीज है या फिर? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ जी, जो अग्निवीर है जी, कि मतलब क्यों कमजोर, एक रीजन मुझे बताओ। क्योंकि शायद ये ट्रेनिंग पीरियड भी कुछ कम है और मतलब 4 साल आप करेंगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो भी इसका विरोध करते हैं वो पूरी बात क्यों नहीं बता रहे पब्लिक को, उन बच्चों को पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो? वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ये आदि है ना सर, आप पूरी बात के ऊपर बात आओ कि यार नहीं तो। लेकिन ये जो भारत सरकार मतलब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, हाँ। यही मतलब कोटा दे रही है, जहां पे नहीं है उनकी गवर्नमेंट वहां पे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर सेंट्रल में नहीं हुआ तो आप स्टेट में तो फिर खाली बैठ जाओगे। यार मेरी एक चीज मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना अग्निवीर से सब लोग वापस आ जाएंगे। जो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे कुछ परसेंटेज है ना वो आर्मी ज्वाइन करेंगे। पहली चीज तो आप पहले से अपने आप को क्यों कमजोर समझ रहे हो? आपने पहले ही दिमाग में लगा दिया कि यार मैं उन 20% 25% में नहीं आ पाऊंगा, ये पहले आप कमजोर हो चुके हो। चलो उसके बाद भी आप उनमें से सिलेक्ट नहीं होते हो, आपको वापस आ जाता है, तो आपके पास एक अलग कोटा भी है। कहीं बीएसएफ का कोटा दे रखा है ना सर, बीएसएफ तो उस स्टेट में नहीं है। जितनी भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्टेट से कोई मतलब नहीं है। आप अगर बीएसएफ ज्वाइन करो, सीआरपीएफ ज्वाइन करो, सीआईएसएफ XYZ कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो तो आप इंडिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हो ना सर। आपके लिए एक स्पेशल कोटा है जी। और एक चीज और कि यार आप दुनिया में कुछ सीखो नहीं सीखो, आप एक डिसिप्लिन तो सीखोगे यार। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, जैसा इजराइल है या बाकी कंट्रीज में जो रूल चल रहे हैं वो हमारे में भी होने चाहिए कि हर बंदे को कुछ नहीं यार 2 साल आर्मी सर्व करना ही चाहिए, कम से कम उसको डिसिप्लिन तो पता चले, उसे पता तो चले कि देशभक्ति क्या होती है, देश क्या होता है। आप उसको जॉब से ही क्यों जोड़कर देख रहे हैं सर? अगर आपको आर्मी को आप जॉब से ही जोड़कर देख रहे हैं तो यार आप कुछ और जॉब कर लो ना यार। नहीं लेकिन ये भी तो है कि मतलब जो बच्चे हैं मतलब उनका भी देखने को मिलता है, उनकी भी कई तरह की बातें हैं। तो अगर इतना विरोध सच में हो रहा है तो मतलब ये विड्रॉ मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सब लोग मतलब मेजॉरिटी उसका विरोध कर रहे हैं। सर विरोध तो सीए का भी हुआ था ना सर, विरोध तो हर चीज का होगा। मैं कल ये बोल दूं, कल अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बोलेगी ना कि मैं हर महीने आपको 50,000 रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा तो लोग इसका भी विरोध करेंगे। भाई ये 50,000 रुपए ला कहां से रहे? देखो विरोध एक अलग चीज है, ये तो 50,000 में भी क्वेश्चन उठा देंगे कि 50,000 रुपीज कहां से लेके आ रहे हैं पर मंथ जो एक आम आदमी को दोगे। अब विरोध का छोड़ो सर, अब विरोध को साइड रखो। सीए की आपने बात कही है, मतलब अगर हम देखें तो दिल्ली में ही बड़े बांग्लादेशी हैं, मतलब अफगान कॉलोनी पूरी बना रखी है। अभी तो भारत के अफगान से संबंध अच्छे हैं तो वो हमें फेवर कर रहे हैं, हम मैचेस देखते हैं, हम उनकी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये भी मतलब उसी तरीके का थ्रेट हो जाएगा? आज क्योंकि बांग्लादेश ने तो सर दिखाई दिया। सर देखो आपको मैं क्या बताता हूँ, मैं बात एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा सर, है ना। मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। देखो एजेंसी में क्या होता है, जो एक एजेंसी है दुनिया की कोई भी देश की एजेंसी, वो कभी परमानेंट दोस्त नहीं है सर, नहीं परमानेंट दुश्मन है जी। आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक एग्जाम्पल, कल परमानेंट दुश्मन भी हो सकते हैं सर। जो चल रहे हैं हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। आपको कोई ना कोई तो चाहिए क्या आप सबको अपना दुश्मन बना लोगे सर? कोई तो दोस्त चाहिए आपको। आज वो हमारा दोस्त है, हो सकता है कल ना रहे लेकिन कल कोई और दोस्त हो जाएगा हमारा। तो एजेंसी का एक रूल है यहाँ, नॉट ए परमानेंट फ्रेंड और नॉट ए परमानेंट एनिमी सर।
एजेंसी की बात हो रही है, तो जैसे ये जो लोग आ रहे हैं भारत में घुस रहे हैं, सीमा से ही घुसते हैं और तो कोई रास्ता है नहीं, तो ये भी तो एक फेलियर हो सकता है कि मतलब आप इतने लोग आ जा रहे हैं, मतलब घुसे ही पड़े हैं, वो किसी का वोट बैंक बन रहे हैं। नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है, देखो ये इसको मैं एजेंसी हमारा काम है सर, एक्सटर्नल का काम जी। है। बॉर्डर्स पर लगी हुई है, बीएसएफ वगैरह लगी है सर, बहुत सारी ड्रग का चल रहा है ना, ड्रग सप्लाई होता है, बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम में बॉर्डर से चल रही है। तो मैं तो बोलूँगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी यार, जो गवर्नमेंट है आप ही के मन से सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर देना यार। अगर बॉर्डर से कोई भी आदमी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, सीधे शूट। ये बीएसएफ को सीधे ऑर्डर्स होने चाहिए। और सर बीएसएफ क्या है, एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश का यार, और उसको पता है कि अपना काम कैसे करना है। भारत जो पड़ोसी हैं भारत के, तो भारत के लोग तो शायद ही पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, लेकिन उधर जैसे बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, अब वो भागे पड़े हैं इधर और आ भी रहे हैं। ऐसा हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। सर 2 करोड़ हैं इधर पड़े हुए। वही चीज कह रही है, तो मतलब ये हम पेपर में देख रहे हैं ना, ये और भी हो सकते हैं। बिल्कुल और भी हो सकते हैं। और अभी कुछ महीने पहले तक देखिए छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था बांग्लादेश में, मतलब वो उनकी सरकार का मतलब विरोध वो कर रहे थे, वो हट गई। अब वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। सर नहीं, जो अगर आप स्टूडेंट से मानकर चलें, जी। स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ ये सिर्फ एक आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो है जी। इसके पीछे कोई और है। उन स्टूडेंट्स के पीछे एक्चुअल में था कौन? स्टूडेंट्स तो एक चेहरा है ना सर जी। स्टूडेंट्स एक चेहरा था, प्रेजेंट गवर्नमेंट को गिराना, प्रेजेंट गवर्नमेंट को यहां से हटाना। अब आप ये बताओ कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट गिरने से किसका बेनिफिट हुआ? कई देश हैं, कई देश है ना सर। जी। तो इसका मतलब उन स्टूडेंट से मतलब नहीं है कोई। स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ फ्रंट पर एक फेस है। इतना लेकिन विरोध क्यों अचानक से देखने को मिलेगा कि मतलब वो हिंदुओं को ही मतलब नहीं, वहां पे हिंदुओं को टारगेट करना भी किसी ना किसी के पीछे है। अच्छा। उनके पीछे, ताकि हम क्या है, आज हम एक वर्क कर रहे हैं आराम से। हिंदुस्तान क्या है यार, दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उभर के आ रहा है पूरी दुनिया के सामने सर। तो हम इस पर एक बड़ा एक्शन लें, हम अपनी चीज़ों से हटें। मेरी बात समझ रहे हो? हटें ना, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हम, कुछ नहीं तो 1% तो हम हमारे को डिस्टर्ब हुए यार कि हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, डिस्टर्ब हुए ना। कोई तो चाहता था डिस्टर्ब करना, जी। क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या है, एक सुपर पावर बनने की ओर है। तो इसके पीछे कुछ और जो हमारे को एक्चुअल ग्राउंड में दिखाई देता है सर, एक्चुअल ग्राउंड में वो सिर्फ एक फ्रंट, एक चेहरा होते हैं। आज उनके स्टूडेंट्स की क्या मांग है कि हम लोकतंत्र कर रहे हैं। हाँ। एक मांग है ना, उनसे ये पूछो कि क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में आप अपनी बात रखो, यही लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप किसी की बात दबाओ। आज आप शेख हसीना की जितनी भी स्पीच हैं, वो क्यों नहीं बांग्लादेश तक जा रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको दबा, ये लोकतंत्र नहीं है ना यार। फिर आप बात लोकतंत्र की भी कर रहे हैं और आप एक लीडर की बात को दबा रहे हैं। देखो मैं शेख हसीना को फेवर नहीं कर रहा हूं सर, हमारा कोई मतलब नहीं है यार। तुम्हारी लीडर है, तुम्हें उससे मतलब, तुमने उसको चुना भाई, ये तुम्हारा इंटरनल मामला है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि हिंदुस्तान को कि हमारे लोकतंत्र में दखल ना दे, हमारे लोकतंत्र को खत्म मत करो। अब तुम्हारा तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है यार, और तुम हमें बोल रहे हो कि हमारे लोकतंत्र को खत्म मत करो। अभी मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब जो उधर से ही जो कमेंट्स आते हैं, हालांकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेशियों का ये भी मानना है कि शेख हसीना भी एक रॉ एजेंट है। नहीं, उनको मतलब भारत सरकार ने प्लान किया था। उनको ये बोलो ठीक है, भारत सरकार ने प्लान किया था। तो भाई आज भी वहीं की प्राइम मिनिस्टर रहती ना, तुम हटा देते गए यार। चलो हमने अगर उसको प्लान किया, एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो यार तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारी परमिशन के बिना उसको हटा देते। लेकिन शायद कुछ मजबूत ताकत होंगी ना, चाइना होगा, अमेरिका होगा। सर हम बहुत पावरफुल है सर, हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल है। और सर आज मेरे को ये बताओ कि लोग नहीं बोलते हैं जी। आज जब कोई भी डेलीगेट्स आते हैं ना सर, फॉरेन के कब भी आते हैं, जैसे दिल्ली उतरते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं बताओ उनको? उनको सब्जी मंडी वगैरह लेके जाते हैं सर, बहुत स्लम है। और क्या दिखाते हैं उनको पता है? कि एक आदमी सब्जी बेच रहा है ना सर, उसके सब्जी में यूपीआई लगा हुआ है सर, और स्कैन करता है और पैसा कहाँ जाता है? सीधे बैंक अकाउंट में। ये आज का भारत है सर, इसको दुनिया नहीं बताती। आपको पता है जिस यूपीआई को हम यूज कर रहे हैं, उस यूपीआई को स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस यूज कर रहा है। मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं काट रहा हूं। एक वीडियो आया है चाइना में कि वो पाम से पेमेंट कर रहे हैं। क्या चीज सर? इससे हाथ से पेमेंट हो जा रहा है उनका। एक वीडियो चल रहा है बड़ा इस समय ट्विटर पे, आप देखिएगा। नहीं बिल्कुल सर, तो फिर वो तो हमसे एक कदम आगे हो गया ना वो भी। तो सर देखो कोई ना कोई तो, लेकिन बढ़ तो रहे ना आगे सर, बढ़ तो रहे। वो तो कम्युनिस्ट है ना सर, तो हम थोड़ा ना चाहते हैं यहाँ भी कम्युनिस्ट आया यार। उनकी तो प्रेस भी रिलीज नहीं है ना सर। आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, चाइना पे बात नहीं हुई है। मतलब चाइना का क्या टेक है, मतलब भारत से जो उसका ये विरोध, अब एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की बात हो गई है, मतलब क्या मतलब ये आगे जाकर ये दोनों देश मिलेंगे? क्योंकि ये मिलेंगे तो फिर वेस्ट कमजोर पड़ जाएगा। सर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारा जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि हम और चाइना साथ में मिलेंगे। लेकिन इस चीज के लिए इस टाइम भारत को तैयार रहना है सर, इन फ्यूचर के लिए। आज वेस्ट हमसे क्या बोलता है? आज यूएस क्यों नाराज है हमसे कि यार हम लोग रशिया से वेपन्स ले रहे हैं? नाराज है ना? अरे तुम दे दो ना यार हमको,
तुमने हमको बोला कि हम इंजन देंगे करके, ठीक है, हम F-16 हम तुम्हें देंगे, दे क्यों नहीं रहे हो भाई? मतलब तुम देने की भी बात करते हो, और हम जब हम रशिया से कोई चीज लेते हैं तो तुम उसका भी विरोध करते हो। यही वेस्ट, यही यूएस था जब 71 के बाद ये पूरा इसने सपोर्ट किसको किया? पाक को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को, ठीक है। तो उस टाइम हमारी मजबूरी थी भाई, हमारे को वेपन्स कहीं से लेने थे, हमने लिया ना रशिया से। तुम नहीं दोगे तो हम कहीं से लेंगे यार? नहीं, ये तो हम जानते हैं कि मतलब अमेरिका का डाइसी जो भी है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो आपने मंच पर हमारे साथ कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें, मतलब कई चीज़ें बदली हैं, वो भी मैं भी मानता हूँ। अभी जब चुनाव था, जुलाई का जो महीना था, जो उसके आसपास का, हर दूसरे दिन हमारे पास एक खबर आ रही थी, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की खबरें करते हैं कि सुरक्षा बलों को यहाँ पे वहाँ पे। चुनाव खत्म हुआ, अचानक से वो चीज़ शांत हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गई है, लेकिन अब कम हो गई है। तो ये मतलब ये चीज़ें फिर कौन डायरेक्ट करता है कि मतलब अचानक से बढ़ गया 10-10, 15-15? एक्चुअली क्या होता है, देखिए, हमें ऐसा लगता है जब भी कहीं पे इलेक्शंस होते हैं, ये हमारे, हम यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, अब यूएस उठा के देख लो, अब दुनिया में कहीं भी देखो, कुछ ना कुछ होता है वहाँ का। ताकि इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी, अगर कहीं पर भी सपोज करो, आप किसको दोष दोगे? आप दोष तो गवर्नमेंट को ही दोगे ना सर। आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी गवर्नमेंट है, आप उसी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाओगे। अब यूपीए के ऊपर तो नहीं बोलोगे ना, यूपीए तो बोल देगी मुझे नहीं पता भाई, लेकिन कोई ना कोई तो चाहता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्या दिखाना, गलत दिखाना। क्योंकि इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, पूरी देश का ध्यान इलेक्शन की ओर। अगर इस टाइम कोई बड़ा इंसिडेंट होगा तो पूरी दुनिया की नजर कहां जाएगी? उस चीज पर जाएगी। आप गए कश्मीर? मैं कश्मीर बहुत गया हूँ सर। कितने टाइम रहे हैं? अगर आप नौकरी में, अगर हम आपको देखें? नहीं, अगर मतलब वैसे परमानेंट तो मैं वहाँ डिप्लॉय नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन आना जाना मेरा बहुत रहा है कश्मीर में, और कश्मीर के हालात को मैं बहुत, बारामूला से लेकर, ठीक है, रजौरी से लेकर वहाँ के हालात। तो आप एलओसी मतलब आपने पार किया था, तो रूट क्या था वो आपका? उधर से ही मतलब? नहीं, ये तो हम मतलब देखिए सर, वो कौन से हिंदुस्तान के कौन सा एरिया था वो? ईस्टर्न कमांड था, नॉर्दर्न कमांड था, तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं इस तरह की कि मतलब मैं इस देश में गया, यहाँ पर गया, तो एक डर ये भी नहीं होता है कि मतलब बाहर की तो एजेंसियां आपको देख रही हैं कि कोई लकी बिस्ट एक इंसान है, वो ऐसी सी बात करता है आईएसआई के बारे में, अपनी एजेंसियां भी देख रही होंगी डेफिनेटली। तो एक डर नहीं लगता है कि कहीं कुछ किसी दिन ज्यादा बोल दिया नहीं सर, तो फिर ले जाए? नहीं सर, मुझे पता है। मैं आपको, चलो यहीं पर मैं आपको बताता हूं जी। आपको, चलो आज आपने क्वेश्चन पूछ लिया जी कि ये कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, सीक्रेसी जी कितना होना चाहिए। कि अभी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपने मेरे को बोला, मेरा इस बुक पर भी मेरा नाम है लक्की बिस्ट। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार ना तो मेरा नाम लक्की है, ना मेरी बिस्ट कास्ट है, तो आपको कैसा लगेगा सर? आप मेरे से कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मतलब लोगों के कमेंट्स होते हैं कि यार बहुत चीज़ें बता दी, कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। तो मैं आप ही के मन से भी बोलता हूँ यहाँ से कि आज तक इस दुनिया में, जब मैं स्कूल गया था ना सर, शायद उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स में मेरा रियल नेम और मेरी कास्ट होगी, शायद जब मैंने फोर्स ज्वाइन करी तो वहाँ से वो पेपर्स भी गायब हो गए। अच्छा। तो आज तक इस पूरे हिंदुस्तान में कुछ एक लोगों को छोड़कर, कुछ एक चंद लोग हैं जिनको मेरा रियल नेम और रियल कास्ट पता होगी। बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा सर। एजेंट लीमा भी लोग आपको बोलते हैं, लोगों का कहना है सर। तो पिक्चरों में से दिखाता है ना कि ऐसे जब एजेंट बनते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि मतलब ये नाम आप खुद चूज करोगे या फिर दिया जाता है? नहीं, हमेशा कोड दिया जाता है। अच्छा, दिया जाता है। कोड हम कभी चूज नहीं करते। अच्छा। कोड तो दिया जाता है। डबल एजेंट का जिक्र होता है कई बहुत जगह, डबल एजेंट होता है। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे, कई लोग मेरे टच में हैं, मतलब जो मेरे लिए वर्क करते हैं आज भी, मतलब हैं जो आज भी हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मेरे लिए वो भी डबल एजेंट हो सकते हैं ना सर। अब देखो, 100% फेथ तो मुझे भी नहीं है उन पर। नहीं, कभी किसी ऑपरेशन में आप हो, उस दौरान आपको पता चला हो कि यार कुछ लीक हो रहा है कोई? सर देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई ना, सबसे पहले दुनिया में अगर मेरे को कोई भी एक इन्फॉर्मेशन देगा, आज भी आप मेरा मेल उठा के देखो ना सर, अगर आज भी आप मेरी मेल उठा के देखोगे तो आपको हज़ारों मेल्स मिलेंगे। आज भी मेल्स होंगे हज़ारों, लेकिन कितना ट्रस्ट करना है उसके ऊपर, वो मुझे मालूम है कि मैं उस पर कितना फेथ कर सकता हूँ। देखो, एक चीज़ होता है थ्रेट, एक होता है कॉल। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक आदमी मुझे बोलता है कि यार फलाने जगह पर वेपन्स हो सकते हैं, ये एक थ्रेट है मेरे लिए। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फलाने रूम के अंदर कुछ वेपन्स हैं या कुछ एक्सप्लोजिव है, ये मेरे लिए थ्रेट है। लेकिन एक बोलता है उस जगह पर रखे हुए हैं, ये मेरे लिए कॉल है सर। दोनों चीज़ों में डिफरेंट है, थ्रेट और कॉल पर। लेकिन एक्शन में दोनों में लूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे एक्शन थ्रेट पर भी लेना पड़ेगा। अगर मुझे एक इनपुट मिला है कि यार फलाने जगह पर कुछ एक वेपन रखे होने की संभावना है, ये मेरे थ्रेट है, एक्शन में इस पर भी उतना ही लूँगा जितना मैं कॉल पर लूँगा। कॉल मुझे 100% कन्फर्म है। तो एक जो भी आदमी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो एक डबल एजेंट हो, ट्रिपल एजेंट हो, XYZ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, फॉल्स ऑपरेशंस करा रहे हो, लेकिन मुझे काम तो करना ही पड़ेगा ना यार।
ये चलिए ये चीज़ भी है, लेकिन जैसे जब आप ऑपरेशन करते हैं, मतलब जब आप कहीं पे हैं, तो ऐसा मतलब पहला कौन सा ऑपरेशन था, मतलब ये लकी बिस ने कितने लोगों को अपने हाथ से मारा नहीं सर, है? अभी देखो मैं तो बहुत इनोसेंट सा आदमी हूँ, मैंने सिर्फ वही काम किया है जो मेरे सीनियर्स ने मुझे ऑर्डर्स दिए सर। मैंने अपनी मर्जी से लाइफ में कुछ भी लेकिन नहीं फिर भी किया। होगा ना कि होंगे, एक नंबर होगा कि हाँ इतने से ज़्यादा लोगों को। सर वो तो मतलब जो लोग बोलते हैं यार, जिन्होंने जो भी डाटा आउट किया है जी। ये उनको होगा। कहीं मैंने पढ़ा कि 139 अराउंड 140 जो भी, लेकिन आप जितने भी लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आकर ये बोल दे सर, क्लेम कर दे कि मैंने किसी इनोसेंट को किल किया है, एक भी आदमी आकर ये बोल दे कि जो भी ये किलिंग्स हुई हैं कहीं पर भी, अभी कुछ दिन पहले लोग धरने में बैठ गए थे सर नेपाल के अंदर जमीम शाह वाले केस पर। अरे आपने जो अपने पुलिस ऑफिसर डीएसपी को अंदर डाल रखा है उससे पूछो ना यार, आपका खुद का नेपाल पुलिस का एक ऑफिसर इस केस के अंदर है, तब आपने जमीम शाह पर तब आप क्यों नहीं बात कर रहे थे जब वो दाऊद से पूरी की पूरी फंडिंग ले रहा था? आप मेरे ऊपर क्लेम लगा रहे हो। उनके मेरे लिए कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए उनकी गवर्नमेंट के पास। या आपके लोगों ने बोल दिया, आपके कुछ एक लोगों ने बोल दिया, आपके लोकल इंटेलिजेंस ने बोल दिया। अभी मुझे एक मैसेज आया कुछ दिन पहले कि यार भाई तुम नेपाल मत आना करके। जस्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, विद इन 2.5-3 महीने हुए। मैंने कहा क्यों? बोला कि यार तुम नेपाल आओगे विद इन तुम्हारे को 15 मिनट में उठा लेंगे। तो मैंने कहा कहाँ से? बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर 15 मतलब नेपाल जैसी धरती, सोचो आप कि नेपाल जैसी धरती जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है सर, वहाँ भी वो इतने एक्टिव हैं इस टाइम, ISI का या MSS का इतना वहाँ की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है इतना, क्यों मुझे कहते हैं कि हम 15 मिनट में इसको गायब कर लेंगे वहाँ से। मैं नेपाल गया हूँ मतलब कई बार, क्योंकि गोरखपुर से तो नेपाल पास में ही पड़ता है। ये जो आवाजाही है लोगों की, ये तो मतलब आप आ रहे हैं कोई चेकिंग, मतलब इंडियन बॉर्डर पे तो मैं देखता हूँ कि मतलब ये अभी तक रिलेशन थे सर, ये मतलब ऐसे ही हो रहा है कि मतलब ये कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, कहाँ से, क्योंकि जो धरान वाला एरिया है वो तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा चीन से मतलब इन्फ्लुएंस एरिया है। लगी है SSB वगैरह लगी हुई है सर अभी। और क्योंकि मैं 5-7 बार गया हूँ, मैं 8-10 साल में। इससे पहले हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे सर। अगर हम नेपाल के साथ आप रिलेशन लेकर देखो तो पिछले 50-60 सालों से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कुछ एक टाइम से चेंज हुए, कुछ एक टाइम से जब एक जियोपॉलिटिक्स या हमारे बगल वाले। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अभी वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने जो KP ओली, वो गए चीन गए, बिल्कुल 9-10 समझौते भी कर दिए, पैसे भी लेकर आए, 18 अरब में उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी दिया। जस्ट वही कह रहे हैं, BRI वाला भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत भी तो मदद कर रहा है, तो मतलब भारत के साथ क्यों नहीं आ रही है देश? सर देखो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जिसने चाइना के साथ दोस्ती करी है जी, अब देख लो ना सर, श्रीलंका ने भी करी थी ना बगल में, पाकिस्तान ने भी करी थी सर जी। 200 रुपये केजी आटा खरीदा है सर, 200 रुपये केजी आटा सर। मुझे उन बच्चों से दुश्मनी नहीं है, वो मासूम से बच्चे, देखो वो आवाम है लोकल बेचारे, जैसे एक बच्चे को नहीं पता है सर कि यार कौन मेरा दुश्मन है, कौन हिंदुस्तान है, कौन चाइना है, लेकिन एक बच्चे को जब भूख लगती है तो उसको भूख ही पता है। लेकिन 200 रुपये केजी आटा कैसे देगा एक बाप अपने बच्चे को? उस बच्चे की कोई गलती नहीं है सर, गलती एक ही थी उनकी गवर्नमेंट की, दोस्ती किससे करी सर? तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये कि मतलब भारत इतना आसान, मतलब आप आसानी से आ जा सकते हैं, आप मतलब दोस्ती यारी वाला देश है पहले। अभी नहीं है ना सर, अभी आप धीरे धीरे कंट्रोल देखोगे सर, जी, धीरे धीरे चेंजिंग हो रही है सर। बांग्लादेश से भी अच्छे रिलेशन थे ना सर जी, आज देख रहे हैं, आज आके देखे ना सर, दिया ना BSF को ऑर्डर अभी गवर्नमेंट ने। तो क्या होना चाहिए बांग्लादेश के साथ में? रोक देना चाहिए इतना? मतलब इंडिया लॉक कंट्री कहते हैं उसे, सब कुछ तो भारत से ही जा रहा है। देखो बांग्लादेश है, उनको उसकी औकात तो दिखाएंगे ना सर। जी। देखो हमने क्या बोला, हम अहिंसा में भी विश्वास रखते हैं सर। जी। हम तो हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जहां हम गांधी को पूछते हैं वहां भगत सिंह को भी पूछते हैं सर। आप दोस्ती का हाथ, आप हमारे साथ इतना सपोर्ट करोगे ना सर, हम मरने तक आपके साथ चलेंगे। हमारा हिंदुस्तान बोलता है सर कि तुम सिर्फ मुझे 1% सपोर्ट करोगे, मेरे हित में 1% सोचते होंगे, हम तुम्हारे हित में 99% सोचेंगे सर। तुम अगर हमारे बारे में गलत सोचोगे तो हम तुम्हारे को कब्र तक पहुंचा के रहेंगे सर। ये आज का भारत है सर, चेंज है थोड़ा सा। नहीं, चेंज तो हुआ है। और जैसा कि हमने ये किताब भी पढ़ी आपकी, इसमें कई चीज़ें लिखी हैं, मतलब ये हुसैन ज़ैदी साहब ने लिखी है, उनसे कैसे संबंध है आपके? मतलब ये क्योंकि किताब लिखने के लिए ना बड़ी मतलब बढ़िया बातचीत होनी चाहिए कि आप फिर थ्रू आउट सब कुछ बता रहे हो उन्हें कि ये हुआ। सर ये तो दूसरी बुक है, जिससे पहले मैंने आपको बोला कि वो बुक ओनली 21 डेज में बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। तो कितना इस बुक पर आना चाहिए, और ये इसका मकसद एक है सर कि आज का यूथ पढ़े कि यार भाई हम मतलब जो भी ऑपरेशन इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो भी ऑपरेशन हुए हैं इसमें, कि भाई हिंदुस्तान की फोर्स क्या करती है यार। मतलब एक ऐसी लीडर के बारे में भी जाने जो बोलता है, आपको पता है कि एक आदमी भी अगर LOC क्रॉस करता है सर तो कितना प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर। ये लगता बहुत ईजी है कि एक आदमी LOC को क्रॉस कर रहा है और वहाँ जाके ऑपरेशन कर रहा है, एक डिप्लोमेट रिलेशन खत्म हो सकते हैं सर। एक आदमी की गलती से 2 देशों के आपस के रिलेशन खत्म हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक लीडर कह रहा है कि नहीं जाओ और ऑपरेशन करो, तो वो कितना पावरफुल लीडर है सर।
सिर्फ अपने देश के हित के लिए। यहाँ तो लोग एक छोटी सी सरपंच की कुर्सी के लिए भी कहते हैं यार कुछ मत बोलो, जनता नाराज हो जाएगी जी। लेकिन अगर एक लीडर कहता है कि जाओ और मैन मार्क में जाओ और पूरे ट्रेनिंग कैंप खत्म कर दो उनके। तो भारत भी तो उधर उस एरिया की बात करें तो वहाँ तो शांति बैठा है, मतलब मणिपुर से बहुत अपडेट्स नहीं आते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला तो पूरा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस है वहाँ आप शांत हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। सर देखो क्या है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट का जो भी है, नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन अगर आप 80 से लो सर, अगर आप कोई सिचुएशन देखनी पड़ेगी तो आप 18 से लो। लगभग 79 के आसपास जब पहली बार एक ग्रुप खड़ा हुआ सर, एक नागा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ NSCN, ठीक है। फिर देन 4 या 5 ईयर्स के बाद इस ग्रुप के 2 हिस्से डिवाइड हो जाते हैं, NSCN IM अलग हो जाता है, के अलग हो जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, सिचुएशन वहीं से है। पहले एक नागा NSCN IM बोलता है कि यार कि मुझे नागाओं के हित के लिए जाना है, देन वहीं से खपलांग एक अलग ग्रुप निकलता है, खपलांग बोलता है कि यार नहीं, कि मैन मार्क में भी तुम नागाओं के लिए लड़ो। यहाँ से 2 ग्रुप टूटते हैं सर। धीरे धीरे आज मणिपुर की सिचुएशन ये है कि मैं कहता हूँ आप A से लेकर Z तक कोई भी नाम बोलो, कोई ना कोई ग्रुप निकल ही जाएगा सर। लेकिन इसके पीछे है कौन? इसके पीछे पूरा का पूरा आपका पड़ोसी मुल्क सर, जहाँ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है सर, लेकिन उनके हाथ में आप M16 देखोगे। मतलब वो कहते हैं कि यार हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन आप उनको बोले यार हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन तुम्हें दुनिया के बेस्ट वेपन कहाँ से लेकर आ गए? बड़ा बढ़िया वो उधर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से लेकर आ गए दुनिया के बेस्ट वेपन? अरे आपको जो लोग वेपन दे रहे हैं आप उनसे वो चीज़ क्यों नहीं मांग रहे हो? अगर आप वेपन रखोगे तो यार वेपन के बदले वेपन ही आएगा ना सर। अगर वेपन का जवाब तो आदमी वेपन से ही देगा। नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा इसे खत्म करने की ओर चलता हूँ इस बातचीत को। जैसे ये बुक मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, जितना मैंने पढ़ा इसमें बड़ी बारीकी से चीज़ें लिखी हैं। मान लीजिए मैं भी यहाँ 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, कोई एक बड़ा दिन है मेरे लिए, तो मतलब उतनी एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब आपने 2006 का भी कोई किस्सा लिखा है, 8 का भी लिखा है, मतलब वो नोट की भी अगर आपने बात की है तो वो एक एक पॉइंट एक, तो मतलब ये इतना डीपली ये याद रखना भी। नहीं, आपसे मैं आपको ये पूछूं सर कि आपके बचपन की आपको हर चीज़ याद होगी सर? जो बड़े मतलब हाँ बिल्कुल। मतलब ये हमारी कहानी है सर जी। मैं कब पैदा हुआ, मैं कब स्कूल गया, पहली बार जब मैं स्कूल गया मेरे स्कूल में क्या हुआ, ठीक है। जब मुझे पहली बार टीचर ने डांटा कैसा हुआ, जब मैं पहली बार मैंने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी कैसा हुआ, मैंने पहली बार कोई ऑपरेशन करा कैसा लगा, उसको आदमी अपने लास्ट तक कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपकी एक क्या है पूरे जीवन का एक हिस्सा है सर। वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपसे मैं ये पूछूं यार कि आपने पहली बार कौन सी जॉब ज्वाइन करी, अपने बहुत ईजी है। आप एक डेट ऊपर नीचे हो सकते हो, लेकिन आप बोलोगे यार पहले मैंने ये ज्वाइन किया, इसके बाद ये ज्वाइन किया, इसके बाद ये ज्वाइन किया, पहली बार। जो आपकी कहानी होगी सर, आप उसको अपने जीवन काल में कभी नहीं भूलोगे। और कहानी भी ऐसा नॉर्मल तो नहीं है, वो लाइफ थोड़ा डिफरेंट। तो ये जो लिखा है वो एग्जैक्ट सही है कि मैं थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ा के भी लिखा गया, क्योंकि किताब है तो पढ़ने में मजा आए इस तरीके से? जो भी इसमें मिलेगा लगभग फैक्ट्स आपको 99% वही होंगे, लेकिन एक आम मतलब व्यूवर्स इसको पढ़ सके तो एक आसान भाषाओं में जयदीप सर ने कैसे समझाया कि इजीली तरीके से लोगों को समझ में आया सर। अच्छा, एक लाइटर नोट पे आखिरी सवाल, आप मतलब बातचीत कर रहे हैं, आपके बड़े वीडियो वायरल होते हैं, इतने फैंस हैं आपके, बिग बॉस में मुझे लगता है आपको जाना चाहिए था। सर मैं यही चीज़ हुआ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा जब मैं वहाँ गया बिग बॉस में भी, तो उन मतलब एक ही क्वेश्चन कि क्यों नहीं, तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको आंसर देता हूँ सर। मेरे पास हर रोज़ मेरे पास हज़ारों मैसेज आते होंगे डेली सर, मतलब और हज़ारों मेल्स भी आती हैं डेली, लेकिन आज तक कभी भी मतलब किसी मेल में मतलब जिसने भी जो भी मुझे मेल भेजते हैं जो भी बच्चे, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर आर्मी ज्वाइन करनी है, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करनी है, NSG ज्वाइन करनी है, सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन करनी है, MI5 MI ज्वाइन करनी है, XYZ कोई भी, मुझे उनके वही मेल आते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि सर बिग बॉस कैसे जाएं यार, मतलब किसी ने नहीं बोला, मुझे बिग बॉस के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किया सर। तो मैं नहीं चाहता यार कि जो लोग मुझसे चाहते हैं मैं वो ही करूं। मैं कुछ पैसे के लिए बहुत सारे लोगों के सर, बहुत सारे लोगों के इमोशन जुड़े हैं, लास्ट में लोगों को क्या लगेगा कि यार नहीं यार लक्की बिस्ट भी इसी के लिए आया। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि अब आप किताबें लिख रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं, तो आगे जाके तो मतलब पिक्चरों का मतलब बिग बॉस तो एक ऐसा मंच है ना कि वहां से तो आपका बॉलीवुड का भी रास्ता खुल रहा है। ये मेहनत है सर, ये मैं एक नोवेल पिच करके हम US भेज रहे हैं सर, मेरी बात समझे। ये बुक पैरामाउंट का साइमन एंड सुस्टन ने पब्लिश करी है, तो उनको नोबेल बेचा जाता है सर, और वो बोलते हैं कि क्यों इसको पब्लिश करें भाई, वो तो नहीं तो। लेकिन आपको ये चीज नहीं लगती है कि यार एजेंट्स पे पिक्चर बन रही है, कुछ भी बना देते हैं, तो यार कम से कम जो रियल स्टोरी है वही लेकर आए पिक्चर। मतलब डेफिनेटली इसलिए लिख रहे हैं सर कि यार आप ऑथेंटिक दुनिया को दिखा सको, कुछ हम नया दे सकें।
कि नहीं भाई, हम ऐसा भी दिखाते हैं, हम ऐसा भी लिखते हैं। तो किसी से मुलाकात है हीरो हीरोइन से, मतलब लगभग बहुत सारे लोगों के साथ है सर, लगभग 10-11 प्रोजेक्ट मेरे लॉ की हैं, जिसमें कुछ एक बड़े मेकर्स के साथ काम कर रहा हूँ। मैं नाम बताता हूँ, जैसे अब्बास मस्तान सर के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, आमिर खान प्रोडक्शन में भी मेरा चल रहा है जी। देन एक नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ जेल हाईजैकिंग पर है, वो भी मैं कर रहा हूँ जी। इंडिया का पहला स्नैपर भी मैंने लिखा है, एक बॉम्ब के ऊपर कि एक्चुअल में पोस्ट ब्लास्ट स्टडी होता क्या है दुनिया में, उस पर भी मैंने एक सीरीज़ लिखी है। तो स्नाइपर को लेकर मतलब ये कि बेस्ट स्नाइपर का अगर हम आज भी डालते हैं गूगल पे तो 4-5वें नंबर पे आपका विकिपीडिया पे हम नाम देखते हैं, तो देखना खुशी होती है कि यार अरे मतलब चलो भारत से, क्योंकि उसके पहले जो 4 नाम है वो तो पता नहीं कब 1700 1800 की 1900 के टाइम के थे। बस सर लगा, मतलब ये भी एक छोटा सा इंसिडेंट है कि फायरिंग प्रैक्टिस में था जी। जब नॉर्मली हम लोग ट्रेनिंग में फायर करते थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं ये बोलूँ यार मुझे तो पता भी नहीं था कि स्टार्टिंग के डेज में क्या पता होगा यार, स्टार्टिंग में हमारे को पता होता है कि हम एक सोल्जर हैं, बाकी कुछ नहीं पता होता, बाद में धीरे धीरे पता चलता है। जैसे एक बच्चे को पहले पता होता है यार मैंने पढ़ाई करनी है, ठीक है, 10th करना है, 12th करना है, देन ग्रेजुएशन करना है, देन स्पेशल डिग्री लेना है। कभी कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मैंने स्पेशल डिग्री, मैंने IIT जाना था स्टार्टिंग में करके, तो सेम वही सिचुएशन है। देन धीरे धीरे समझ में आता है, जब भी हम भी ट्रेनिंग प्रोसीजर में रहते हैं कि नॉर्मल फायरिंग कर रहे थे तो एकदम से लगा यार कि एक बारी पॉइंट लेने के लिए हेड पर शूट किया, जबकि हेड के नंबर कम थे जी। तो मेरे सीनियर को लगा यार कि गलती से हेड पर लगा होगा, दोबारा भाई फायरिंग कर, सबसे ज़्यादा पॉइंट यहीं के हैं जी। तो दोबारा हमने मारा तो हेड पर ही मारी गोली। तो बोले यार, तो मैंने कहा सर मार ही रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है हेड पर मारने का इतना ही है तो प्रैक्टिस कराते तेरे को। उन्होंने सोचा एक आध बारी हो सकता गलती से लग जाए, तो कंटिन्यू लगा। तो देन उन्होंने लगा यार कि नहीं यार इसको हम लोग एक अच्छे फायरर के लिए ले सकते हैं, तो वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई। ये कहाँ का है, जब आप इजराइल गए थे? वहीं से। अच्छा, इजराइल से। तो क्या लकी बेस्ट अभी भी उड़ती चिड़िया को मार सकते हैं? नहीं सर, वो तो मतलब डिपेंड करता है आपका टारगेट कैसा है ना कि नहीं, लेकिन बेस्ट स्नाइपर है तो भैया आप लोग तो मतलब ये एक सवाल मन में आता होगा ना कि कोई चीज़ जा रही है यहीं से लगा दिया निशाना। डेफिनेटली डिपेंड करता है सिचुएशन सर, कि आपका सिचुएशन क्या है, ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपका टारगेट, आपका आर्क ऑफ फायर कैसा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है जैसे पिक्चरों में चल रहा है कि आप आए एकदम से आपने पीछे को गोली मारा, तो एक फायरर को क्या है कि बहुत चीज़ें, मतलब आपको एक 1 लाइन में बताता हूँ कि दुनिया में अच्छा फायरर बनना बहुत ही आसान है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दुनिया में आपको एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है सर। तो जैसे अभी जो आपका जीवन निकला, मतलब उस पर तो एक पूरी पिक्चर बन सकती है, तो अब जो आगे के आपके 10 साल हैं वो आपने कैसे प्लान किया, क्या करने जा रहे हैं? सर अभी तक तो मैंने कहा कि मुझे लिखना है और बहुत अच्छा लिखना है, ताकि उसको पढ़कर इस देश का यूथ को लगे कि यार उसे यही करना है।